गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर लड़की गरीब घर की थी, मैंने शादी कर लिया और शादी करते टाइम मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया। इनफैक्ट शादी का जो खर्चा था उनके साइड से भी जो खर्चा है वो मैंने खुद से बेयर किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आज जब डिस्प्यूट अराइज हो गया तो लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैंने शादी में 40 लाख रुपीज़ दिए थे, 50 लाख दिए थे। तो ये सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं और वो लोग डिमांड कर रहे हैं और इनफैक्ट केसेस भी कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ? कितनी बार ये भी देखने में आता है कि लोग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख खर्चा करने के बाद भी क्लेम करते हैं कि मैंने शादी में इतना खर्चा करा था, इतना डाउरी दिया था। ये सारी चीज़ों को मिला के वो 50 लाख, 60 लाख का अमाउंट दिखाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए पार्टीज़ को? अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट ऐसे प्रॉब्लम से वो निकल सके और ईजिली ऐसे प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखिए, होता ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा लोग क्लेम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है ऐसा क्लेम करने के पीछे? क्योंकि जितने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, एक भी ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मैंने नहीं देखा अभी तक कि जिसमें ऐसे क्लेम नहीं किए जाते हो 50 लाख, 60 लाख ऑन वॉट नॉट, बहुत सारे बड़े बड़े अमाउंट्स क्लेम किए जाते हैं। बट उसका रियलिटी कुछ अलग ही होता है। उतने पैसे नहीं खर्चे किए होते वो लोगों ने। इनफैक्ट कुछ शादियों में तो पूरा लड़का ही बेयर किया होता है, उसके फैमिली के लोग सारी चीज़ें बेयर किए होते हैं, बट फिर भी ऐसे सारे क्लेम लोग करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि कोर्ट में जब मैटर जाता है तो कोर्ट देखती है कि भाई इतना ये लोगों ने खर्चा किया है, इतना क्लेम दिखाते हैं लोग, तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंग कोर्ट बोलती है कि भाई आप इतने अमाउंट पे सेटल कर लो। अगर 60 लाख दिखाए तो कोर्ट बोलती है चलो 50 लाख में सेटल कर लो, 40 लाख में सेटल कर लो। कोर्ट उसके हिसाब से लोगों को बोलती है सेटल करने के लिए। तो इससे उनका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो हो जाता है लड़की के साइड को। तो ये रीज़न है, ये मेन रीज़न है कि वो लोग इतना एग्जैजरेट करके बोलते हैं, इतना अमाउंट बढ़ा के बोलते हैं कि इतना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई हमारा शादी में, इतना डाउरी दिया, इतना सामान दिया, बहुत सारे लंबे चौड़े सामान का लिस्ट बना दिया जाता है जो कि शायद रियलिटी में नहीं दिया गया होता। तो ये सारी चीज़ों से डील करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? तो आप देखिए, जब ये केस जाता है तो उसके पहले डेफिनेटली एफआईआर हुआ होता है। तो एक सबसे पहले एफआईआर की कॉपी आप निकाल लें और चुपचाप एकदम बैठ जाए। जब कोर्ट में मैटर जाए तो कोर्ट में मैटर जाने के बाद 2 महीने तक वेट करें। वेट करने के बाद लड़की उस पर एफिडेविट देगी, वो चीज़ों पे उसके घर वाले एफिडेविट देंगे और डेफिनेटली उसमें यही क्लेम हुआ होगा कि मेरे फादर ने दिया है या फिर मेरी मदर, या फिर जनरली होता ही है हमारे सोसाइटी में कि फादर वो अमाउंट अरेंज करके देता है। फादर मेन ब्रेड अर्निंग होता है पर्सन, तो वो सारी चीज़ें अरेंज करता है लड़की के लिए, लड़की की शादी के लिए। तो आपको करना ये होगा कि उसका अगर पैन कार्ड आपको मिल जाता है, कहीं से पैन कार्ड मिल जाता है, तो आप उसका डिटेल निकालें कि उसने इनकम कितना था पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब वो क्लेम कर रहे हैं कि इतना पैसा आपको दिया हुआ था, उस टाइम पे इनकम टैक्स कितना भरा था वो लोगों ने। ये सारी चीज़ें आप मालूम कर ले। और जैसे ही आपको अगर मालूम चलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम चलता है तो भी आपको करना क्या होगा कि आपको जो सूट की कॉपी है, जो लोगों ने केस फाइल किया हुआ है, एफआईआर की कॉपी प्लस एफिडेविट, जितने सारे ये सारी चीज़ों को कोर्ट से आप निकलवा लें। कोर्ट से निकलवाने का प्रोसीजर ये होता है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ता है और सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा लें। सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवाने के बाद आप लिखें सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखें कि आपके साथ, आपके डिपार्टमेंट के साथ ये सर्टेन पर्सन ये टाइम पीरियड में उसने टैक्स की चोरी की है, उसने टैक्स अगर भरा है तो कितना भरा है, इस चीज़ों में आपको देखना चाहिए। क्योंकि इसका सर्टेन पीरियड में इतना अमाउंट था, तो इसके हिसाब से अगर उसने टैक्स नहीं भरा है तो ये टैक्स की चोरी है और इस पर सर्टेन एक्शन लिया जाए। तो सामने वाला जो आपकी वाइफ का फादर है या फिर जो फैमिली मेम्बर है, वो डेफिनेटली जॉब कर रहे होंगे या फिर बिजनेस कर रहे होंगे। तो अगर ये झूठा केस है तो डेफिनेटली वो खुद के जाल में ही फंस जाएंगे। बिकॉज एक जॉब करने वाला पर्सन इतना एग्जेजरेट करके अगर बोल रहा है, अगर उसने सही बात है तब तो ठीक है, अदरवाइज एग्जेजरेशन है, अगर गलत बोला गया है, झूठ बोली गई है सारी बातें, तो उसने उतने अमाउंट का तो इनकम टैक्स डेफिनेटली नहीं भरा होगा। बिजनेसमैन है तो भी उतना इनकम अगर उसने शो किया है, प्रोजेक्ट किया है, तब तो ठीक है। अगर उसने एग्जैजरेट किया तो डेफिनेटली उसने इनकम टैक्स उतने अमाउंट का नहीं भरा होगा। अगर जॉब वाला पर्सन है तो एक सर्टेन अमाउंट होता है जिसमें एग्जम्पशन मिलता है, उसके बियॉन्ड अगर आपकी इनकम है तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लेके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दें।
इसके दो तरीके होते हैं, या तो एक प्रॉपर लेटर लिख के आप उनको कंप्लेन कर दो, और लेटर प्रॉपर वे में लिखना होगा आपको, बिकॉज अगर आप प्रॉपर वे में नहीं लिखते हो तो एंटरटेन नहीं करती है डिपार्टमेंट। आपको प्रॉपर लीगल लैंग्वेजेस का यूज़ करना होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प लें, किसी लॉयर का हेल्प लें, प्रॉपर उसको ड्राफ्ट करें सो दैट उसका इम्पैक्ट अच्छा हो। या तो आप इसको फिजिकली ये भर दे, फिजिकली रिटर्न करने के बाद आप उसको कुरियर कर दें, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल काफ़ी इजी हो गया है, तो ऑनलाइन भी आप इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपीज़ निकाला, जो आपका ड्राफ्ट है, जो एफआईआर है, उसको स्कैन करके सबमिट कर दें। उसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आपने अगर किसी के पास बेनामी संपत्ति है या ब्लैक मनी है, अगर उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं आप डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट आपको इनाम देता है, आपको प्राइज़ मनी देता है। तो आप उसमें दो ऑप्शन होता है, या तो प्राइज़ के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको प्राइज़ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आप प्राइस ऑप्ट करने वाले पे क्लिक करें, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो प्राइस ऑप्ट करने वाले में करें, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगर प्राइस वाले पे ऑप्ट करते हैं तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट उस पर फास्ट एक्शन लेता है, क्विक एक्शन लेता है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ना कि मैं लालच करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये सही प्रूफ हो जाता है, आपके फेवर में जाता है, तो आपका इनफैक्ट जो केस का फीस है लॉयर को देने का, वो भी निकल जाएगा इससे। तो ये सारी चीज़ें थी कि आप डिपार्टमेंट से ये चीज़ें करवा लें कि उनके ऊपर फिर लेटर इशू करेगा, नोटिस इशू करेगा डिपार्टमेंट, और उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें गलत है, तो डेफिनेटली वो ना बोलेंगे उधर कि नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप कर ये सकते हैं कि आरटीआई के थ्रू रिप्लाई ले ले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि ऐसे ऐसे मैटर में क्या हुआ, उनका क्या रिप्लाई आया था, ये सारी चीज़ें आप आरटीआई के थ्रू निकलवा लें। और वो झूठ अगर निकलता है, उधर स्टेटमेंट उनका कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप वो कोर्ट में सेम आरटीआई का कॉपी लगा सकते हैं, तो ये उनके अगेंस्ट जाएगा। खुद ही जो जाल बनाया था उसमें ही आपकी वाइफ के घर वाले, आपकी वाइफ खुद ही वैसे जाल में फंस जाएंगे। तो आप कभी भी इन चीज़ों को बड़े ही काम होके, बड़े अच्छे से इसको डिसीजन लेके, प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद ही इस पर एक्शन लेना है। तो देखिए, जब आप अगर केस जीत जाते हैं, अगर दोनों जगह पे उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, डेफिनेटली कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देगी। तो जैसे ही ये कोर्ट का जजमेंट आता है, आपको वाइफ के अगेंस्ट एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर देना है अंडर सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी, जिसमें 2 साल का जेल टर्म का प्रोविज़न है। बिकॉज आपको फंसाने के लिए आप पे गलत केसेस किए गए, तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं कोर्ट में। जब ये जजमेंट आता है तो उसमें आप अपनी वाइफ को जेल का प्रोविज़न भी करा सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि अगर फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि शादी में इतना खर्चा किया, आपसे उसके अकॉर्डिंग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्शन ले सकते हैं और आप ऐसे में कैसे खुद को बचा सकते हैं, इवन वाइफ को जेल भी करा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।